मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टेस्ट वैलिडिटी के अर्थ को समझने के बाद में अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ टेस्ट वैलिडिटी पर। यूँ तो हमें अनेक वैज्ञानिकों ने डिफरेंट प्रकार के से इन मेथड्स को समझाया है, पर आज हम ईजीएस्ट वे से इन मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोटे तौर पर टेस्ट वैलिडिटी के मेथड्स को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। एक है इंटरनल क्राइटेरिया और दूसरा है एक्सटर्नल क्राइटेरिया। इंटरनल क्राइटेरिया को हम एक्सपर्ट वैलिडिटी भी कहते हैं और रैशनल वैलिडिटी भी कहते हैं, रैशनल मेथड्स भी कहते हैं, और जबकि एक्सटर्नल क्राइटेरिया को हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। इंटरनल क्राइटेरिया में हम उन मेथड्स को पाते हैं जिनमें वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें किसी बाह्य एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि टेस्ट की अपने आप में ही माइन्यूट जांच करके, माइन्यूट ऑब्जर्व करके वैलिडिटी को चेक करना होता है। उसमें हम आइटम्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, आइटम्स के नेचर को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, कंटेंट एनालिसिस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनके थ्रू ही हम वैलिडिटी को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा टेस्ट वैलिड है या नहीं है। इसमें हमें कुल 5 प्रकार के मेथड्स मिलते हैं, या 5 मेथड्स मिलते हैं। एक है ऑपरेशनल वैलिडिटी, फिर फेस वैलिडिटी, फिर कंटेंट वैलिडिटी, फिर लॉजिकल वैलिडिटी और फिर है 5वीं फैक्टोरियल वैलिडिटी। अब सबसे पहले हम आते हैं ऑपरेशनल वैलिडिटी। कई मनोवैज्ञानिकों ने ऑपरेशनल वैलिडिटी को नहीं दिया है और कुछ ने इसको दिया है, कुछ ने इसको नहीं दिया। कुछ ने केवल इंटरनल क्राइटेरिया में केवल 4 मेथड्स ही दिए हैं, और जबकि कुछ ने इन 5 मेथड्स को दिया है। अब समझते हैं ऑपरेशनल वैलिडिटी को। जब हम टेस्ट को बनाते हैं, अपने एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के दौरान, या यूँ कहें कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट स्टेप पे ही हम इस प्रकार की वैलिडिटी की जांच करते हैं। जब हम टेस्ट बना रहे होते हैं और उसके फर्स्ट स्टेप में ही हम होते हैं, उसी समय हम इस वैलिडिटी को चेक करते हैं और देखते हैं कि ये आइटम हमारे उद्देश्य के अनुसार है या नहीं है, ये आइटम हमारे उद्देश्य के अनुसार है या नहीं है, अगला आइटम हमारे उद्देश्य के अनुसार है नहीं है। मतलब आइटम्स को उस समय हमें लिखते समय, चयन करते समय उद्देश्यों को बराबर हम ध्यान में रखते हुए जब काम कर रहे होते हैं, उस वक्त ये वैलिडिटी की जांच होती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल वैलिडिटी, की टेस्ट के ऑपरेशन के दौरान ही हम, या टेस्ट कंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन के दौरान ही इस प्रकार की वैलिडिटी की जांच करते हैं। तो ये थी हमारी ऑपरेशनल वैलिडिटी। अब सेकेंड आती है हमारी फेस वैलिडिटी। इसको हम कहते हैं रूप वैधता। जैसे कि नाम से लग रहा है कि रूप वैधता, रूप को देख करके ही वैधता की जांच करना, किसी व्यक्ति के फेस को देख करके ही उसकी वैधता की जांच लेना। तो ये है हमारी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी में जहाँ पर ऑपरेशनल वैलिडिटी हम की जांच कर रहे होते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट स्टेप पे, वहीं फेस वैलिडिटी की जांच हम करते हैं, फेस वैलिडिटी को हम देखते हैं टेस्ट कंस्ट्रक्शन के सेकेंड स्टेप। जब हम दूसरे स्टेप पे होते हैं, तब हम इस प्रकार की वैलिडिटी की जांच करते हैं। इसमें हमें टेस्ट को देख करके ही समझ में आ जाता है कि हमारा टेस्ट वैलिड है या नहीं है। टेस्ट के बाह्य रूप को, पदों को देखकर, बाह्य रूप टेस्ट का क्या होता है, उसके आइटम्स होते हैं। उन आइटम्स को देख करके ही हमें समझ में आ जाता है ये आइटम किस चीज़ का मेजर करने के लिए बनाए गए हैं, ये हमारी किस योग्यता का मापन करेंगे। तो इस प्रकार की वैलिडिटी होती है फेस वैलिडिटी। मोस्टली हमारे जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, हमारे पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, उनकी जांच हम फेस वैलिडिटी के थ्रू ही करते हैं। उनमें अचीवमेंट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट की वैधता की जांच हम फेस वैलिडिटी के थ्रू करते हैं। अचीवमेंट टेस्ट बना होता है, किसी भी विषय का अचीवमेंट टेस्ट होता है, तो उसको देख करके हमें समझ में आ जाता है कि ये
इस चीज़ का अचीवमेंट टेस्ट है, ये इसमें इस चीज़ की जांच की जा रही है। तो ये होती है हमारी फेस वैलिडिटी। और ये जो ऑपरेशनल वैलिडिटी है और फेस वैलिडिटी है, इन दोनों ही प्रकार की वैलिडिटी में हमें किसी प्रकार के स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं, इसीलिए इसको एक्सपर्ट वैलिडिटी भी कहा जाता है। देखिए, अब हम आते हैं कंटेंट वैलिडिटी पर। कंटेंट वैलिडिटी से अर्थ है पाठ्यवस्तु वैधता। पाठ्यवस्तु वैधता में हम ये देखते हैं कि जो हमारा टेस्ट बना हुआ है, जो हमने टेस्ट बनाया है, उस टेस्ट में लिए गए पाठ्यवस्तु का रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, पाठ्यवस्तु का पूरा योगदान वहाँ पर है या नहीं है, या जिस गुण, जिस योग्यता, जिस मेंटल लेवल का हमें मेज़रमेंट करना है, हमारे आइटम्स उस गुण, उस योग्यता, उस मेंटल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्टैटिक्स भी लगानी होती है, हमारे अपने डिसीज़न के साथ साथ और एक्सपर्ट डिसीज़न या एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ साथ हमें थोड़ी सी स्टैटिक्स भी यहाँ पर लगानी होती है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक बार में हमें एक ही शील गुण वाले पदों को रखना है। जो टेस्ट हमें बनाना है और उस टेस्ट में हमें पाठ्यवस्तु से संबंधित जानकारी लेनी है, हमें किसी मेंटल लेवल से संबंधित जानकारी लेनी है, किसी गुण से संबंधित जानकारी लेनी है, किसी योग्यता से संबंधित जानकारी लेनी है। उस टेस्ट में एक बार में एक ही शील गुण को लेना चाहिए, एक ही ट्रेड को मापन करने वाले पदों को हमें लेना चाहिए। जैसे इंग्लिश का टेस्ट है, तो इंग्लिश के टेस्ट में अगर हमें स्पेलिंग को चेक करना है, तो जो टेस्ट हम बनाएंगे उसमें स्पेलिंग से रिलेटेड ही, स्पेलिंग करेक्शन से संबंधित ही आइटम्स को रखना होगा। उसकी इंग्लिश से संबंधित अदर अचीवमेंट के बारे में या अदर इंफॉर्मेशंस के बारे में हमें आइटम्स को नहीं रखना है। एक बार में अगर हमें करना है तो हमें स्पेलिंग से संबंधित रखना है, या किसी इन्फॉर्मेशन से संबंधित टेस्ट बनाना है तो उसे इन्फॉर्मेशन वाला ही आइटम्स हमें वहाँ पर रखने होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यानी कि 5 नंबर की मेथड पे। 5 नंबर का मेथड हमारा है फैक्टोरियल वैलिडिटी, कारक वैधता। कारक वैधता में हम उन परीक्षणों की हमें कारक वैधता निकालनी होती है जो परीक्षण एक साथ कई शील गुण का मापन कर रहे होते हैं या कई फैक्टर्स का मापन कर रहे होते हैं। स्पेशली हमारा जो पर्सनालिटी के टेस्ट हैं वो ऐसे होते हैं, वो एक साथ कई शील गुण का मापन करने वाले होते हैं। जो हमारे एटीट्यूड टेस्ट होते हैं वो भी कई बार ऐसे होते हैं कि एक साथ कई शील गुण का मापन कर रहे होते हैं, कई फैक्टर्स का मापन कर रहे होते हैं। जब किसी परीक्षण में एक साथ कई शील गुणों को रिप्रेजेंट किया जाता है या एक साथ कई शील गुणों को मेज़र करने के लिए आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, आइटम्स को रखा जाता है, तब उस प्रकार के परीक्षण की हम फैक्टोरियल वैलिडिटी निकालते हैं, कारक वैधता निकालते हैं। और कारक वैधता के लिए हमें फैक्टर एनालिसिस नाम की स्टैटिक्स लगानी होती है। उसमें क्या करना होता है कि हमें पहले एक उस टेस्ट में जो फैक्टर्स लिए गए हैं उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर हर फैक्टर की पूरे टेस्ट के साथ में वैलिडिटी निकालनी होती है, कोरिलेशन निकालना होता है हर फैक्टर का आपस में, और हर फैक्टर का हर ईच फैक्टर का हमें होल टेस्ट के साथ में कोरिलेशन निकालना होता है। यदि हमारा कोरिलेशन हाई आता है तो हमारी फैक्टोरियल वैलिडिटी है, यदि हाई नहीं आता है तो फैक्टोरियल वैलिडिटी नहीं है। तो ये थी हमारी वैलिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल क्राइटेरिया, या कहें सही से कहें तो ये थे मेथड्स ऑफ टेस्ट वैलिडिटी ऑन द।
आते हैं एक्सटर्नल क्राइटेरिया पे। एक्सटर्नल क्राइटेरिया में हमें वो मेथड्स मिलते हैं जहाँ पे वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एविडेंस की ज़रूरत होती है। हम वहाँ पर अपने टेस्ट को एक्सटर्नल सोर्स के साथ में रख कर के वैधता की जांच करते हैं। यदि वहाँ पर स्कोर्स हमारे कोरिलेशन हमारा हाई आता है तो टेस्ट वैलिड होगा, नहीं आता है तो टेस्ट वैलिड हमारा नहीं होगा। यहाँ पर हमें 3 मेथड्स मिलते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में को हम कहते हैं पूर्व कथित वैधता। पूर्व कथित वैधता उन परीक्षणों की निकाली जाती है जो परीक्षण व्यक्ति की योग्यता के संबंध में, व्यक्ति के परफॉर्मेंस के संबंध में भविष्यवाणी करती हैं कि अमुक व्यक्ति इस क्षेत्र में, इस एरिया में अधिक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, वो सक्सेस होगा या अनसक्सेसफुल रहेगा। मोस्टली जो हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज होती हैं, प्रेफरेंस टेस्ट होती है, इनकी हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी निकालते हैं। इसको निकालने के लिए वो उस सेवा में जाने के, यानी कि हमारे टेस्ट की स्कोर्स रखते हैं और फिर बाद में उस सेवा से संबंधित सेवा में जाने के बाद के अंकों को रखते हैं और दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन यदि हमारा हाई आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड है, नहीं आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड नहीं है। जैसे कि बीएड का एंट्रेंस टेस्ट, बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, उसमें एप्टीट्यूड पोर्शन भी होता है। उसमें हम अपनी प्रेफरेंस, हम अपना उस एरिया से संबंधित हम अपना इंटरेस्ट शो करते हैं कि ऐसा ऐसा रहेगा। तो वहाँ पर हमारे स्कोर्स, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के स्कोर्स रखते हैं और फिर उसके बाद में बीएड कोर्स करने के बाद के स्कोर्स को रखते हैं। उसके उन स्कोर्स के और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर्स को एक साथ रखकर उनके बीच में कोरिलेशन निकालते हैं। यदि कोरिलेशन हमारा हाई आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड है, नहीं आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड नहीं है। ठीक इसी तरीके से क्लरिकल एबिलिटी से संबंधित टेस्ट होते हैं, हमारी सीपीएमटी में होते हैं, नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग के एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर्स रखते हैं, बाद में उस एरिया में आने के बाद के स्कोर्स को रखते हैं, दोनों के बीच के कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन यदि हमारा हाई आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड है, यदि नहीं आता है तो वैलिड नहीं है। यानी कि अगर हाई आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा टेस्ट जो बनाया गया था, एप्टीट्यूड टेस्ट जो बनाया गया था, वो वास्तव में बताने में सक्षम है कि व्यक्ति इस फला एरिया में या अमुक एरिया में ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल रहेगा। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पे। कंसेप्ट वैलिडिटी यानी निर्मित वैधता या अन्वय वैधता, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है या मेजरमेंट के एरिया में एक नया कॉन्सेप्ट है। इसको क्रॉनबेक और मेहल ने दिया था। इसमें वैधता की जांच किसी परीक्षण की किसी विशेष कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में, किसी विशेष सिद्धांत या थ्योरी के संबंध में देखा जाता है। जब किसी परीक्षण को किसी विशेष रचना, किसी विशेष कंस्ट्रक्शन, किसी विशेष थ्योरी के संदर्भ में जांचा जाता है, तब वहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को निकालते हैं। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहता है पहले से या कोई थ्योरी चली आ रही होती पहले से, उस पे वो टेस्ट काम कर रहा होता है, तब हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को निकालते हैं। जैसे कि बुद्धि का सृजनात्मकता से संबंध है, इंटेलिजेंस का IQ लेवल अधिक है तो व्यक्ति सृजनशील होगा, क्रिएटिव होगा। यदि लो IQ वाला व्यक्ति है तो उसमें क्रिएटिविटी कम होगी। या इस तरीके से देख सकते हैं कि आयु बढ़ने के साथ साथ बुद्धि का लेवल भी बढ़ता है और एक निश्चित आयु पर जाके बुद्धि का विकास रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। ये भी एक सिद्धांत है, एक कंस्ट्रक्शन है। इन कंस्ट्रक्शंस के संदर्भ में जब हम टेस्ट की वैलिडिटी को चेक करते हैं, तब हम कंस्ट्रक्ट
तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाती है। अब हमने यहाँ उसको जांच करने के लिए क्या करते हैं, बुद्धि का टेस्ट लगाया और बुद्धि के टेस्ट के साथ साथ क्रिएटिविटी का टेस्ट भी दिया करने के लिए। दोनों के बीच में कोरिलेशन आया, कोरिलेशन लगाया। कोरिलेशन यदि हमारा हाई आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड है, यदि हाई नहीं आ रहा तो हमारा टेस्ट वैलिड नहीं है। ऐसी एज के संदर्भ में अगर हम देखें, यदि हमारा टेस्ट वैलिड होगा तो एज के साथ साथ स्कोर्स भी बढ़ेंगे। यदि वैलिड नहीं होगा तो एज के साथ साथ स्कोर्स वैलिड नहीं हो, स्कोर्स नहीं बढ़ेंगे तो हमारा वैलिड नहीं होगा। तो ये है कि जब हम किसी रचना के संदर्भ में, किसी सिद्धांत के संदर्भ में परीक्षण को देखते हैं, परीक्षण को जांचते हैं, तब वहाँ पर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को निकाला जाता है। तो वहाँ पर एक टेस्ट के साथ में, जो टेस्ट हमने बनाया उसके साथ में एक एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एविडेंस हमारा दूसरा टेस्ट हो सकता है। उन दोनों को रखते हैं और दोनों के स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन यदि हमारा हाई आता है तो टेस्ट वैलिड होगा, यदि कोरिलेशन हाई नहीं आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड नहीं होगा। तो ये थी हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब हम आते हैं कंकरेंट वैलिडिटी पे। कंकरेंट वैलिडिटी यानी एकीभूत वैधता। अगर हम इंग्लिश में इसको लेते हैं कंकरेंट वैलिडिटी, तो ये अपने अर्थ के अधिक सामीप्य हमें दिखाई देता है, अधिक क्लोज रिलेशन हमें यहाँ पे समझ में आता है। कंकरेंट वैलिडिटी में हम एक व्यक्ति की जो सूचनाएं हैं, एक व्यक्ति की परीक्षण के दौरान जो हमें स्कोर्स मिलते हैं, उन स्कोर्स की हम उसकी करंट इन्फॉर्मेशन के साथ में, करंट इन्फॉर्मेशंस के साथ में या इमीडिएट इन्फॉर्मेशंस के साथ में कंपैरिजन करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं। यदि कोरिलेशन हमारा हाई आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड है, यदि नहीं आता है तो नहीं है। अब जैसे कि बुद्धि परीक्षण है, हमने एक व्यक्ति का बुद्धि का लेवल ज्ञात करना है तो हमने इंटेलिजेंस का टेस्ट उस पर अप्लाई किया, या एक ग्रुप का हमें इंटेलिजेंस लेवल ज्ञात करना है तो उस पर हमने इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया। इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ ही साथ उस सूचना को वर्तमान से जोड़ना भी ज़रूरी है। तो वर्तमान से जोड़ने के लिए हमने उसका उपलब्धि टेस्ट भी उस पर लगा दिया, या उसकी उपलब्धि के स्कोर्स भी ले लिए और दोनों के स्कोर्स के बीच में कोरिलेशन निकाला। कोरिलेशन यदि हमारा हाई आता है तो कोरिलेशन तो हमारे कंकरेंट वैलिडिटी है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। ठीक ऐसे ही हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के हमने इंटरेस्ट इन्वेंट्री अप्लाई किया, या एक ग्रुप पर हमने इंटरेस्ट इन्वेंट्री अप्लाई की और उसी ग्रुप पे हम एक काउंसलिंग भी अरेंज कर देते हैं, काउंसलर को अरेंज करते हैं और काउंसलर के असेसमेंट के स्कोर्स भी हम ले लेते हैं। उन स्कोर्स और इंटरेस्ट इन्वेंट्री के स्कोर्स के बीच में हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन यदि हमारा हाई आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड है, यदि कोरिलेशन हाई नहीं आता है तो हमारा टेस्ट वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो हमें इंफॉर्मेशन लेनी है उस इंफॉर्मेशन को करंट इंफॉर्मेशंस के साथ में रिलेट करना है, इमीडिएट इंफॉर्मेशंस के साथ में रिलेट करना है। जब रिलेट करेंगे तभी कंकरेंट वैलिडिटी होगी, नहीं रिलेट कर पाएंगे तो कंकरेंट वैलिडिटी नहीं। ये थी हमारी 3 टाइप्स एक्सटर्नल क्राइटेरिया के बेस पर। तो ये इस तरह से हमारे सारे मेथड्स हो गए। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल क्राइटेरिया, वहाँ पर हमें 5 मेथड्स मिलते हैं: ऑपरेशन वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी और फैक्टोरियल वैलिडिटी। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल क्राइटेरिया, वहाँ पर हमें 3 मेथड्स मिलते हैं: प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, ऑपरेशनल वैलिडिटी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, या प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी,